Right, welcome to the Inside Story. That's right, the Inside Story. My name is Rajiv K. Vijaj, and of course, you're watching me on Lemon News at the moment. इसके पहले कि हम आपको हेडलाइंस दिखाएं, इसके पहले कि हम कोई और चर्चा करें, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले तकरीबन 5 दिन से माफ़ कीजिएगा, हम लोग इसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विषय है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की लहर को क्या अब लोगों ने रोकना शुरू कर दिया है? अब क्या जहाँ तक के नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, जो नरेंद्र मोदी की लहर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें लेकर के आई लोकसभा चुनाव में, क्या अब वो लहर खत्म हो गई है? Now we were talking about this. Now I agree. As far as the bipoles are concerned, they really may or may not be the exact indication of what might take place whenever the assembly elections are held. जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग हों, हो सकता है, लेकिन if the trends are of any significance, if what has happened in Uttar Pradesh today is of any significance, then the BJP should be really and truly worried. The Bharatiya Janata Party should be very, very worried indeed. भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार आज की तारीख में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सीट नेगोशिएशंस के ऊपर जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, I don't think any of these guys can see the train hurtling towards them. If the Congress and the NCP are able to get their act together, it may be very difficult for the BJP and Sena to replicate what they hope will be a repeat of the Lok Sabha elections right here in Maharashtra. That might not happen. But first, let's take a look at the bypoll results. अब तक के जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं, उनके क्या नतीजे आए हैं? Let's take a look at that. After that, we'll have our old friend Mr. Ramdas Athawale with us. रामदास अठावले हमारे साथ होंगे और रामदास अठावले से हम ये पूछेंगे कि आखिरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आज भी लोग क्यों अटकलें लगा रहे हैं कि हो सकता है कि रामदास अठावले आखिरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में यह बात क्यों नहीं हो रही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी रामदास अठावले जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्यों रामदास अठावले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? यह सवाल हम पूछेंगे रामदास अठावले से, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें। फर्स्ट, लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। 10 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए, नहीं चला मोदी का मैजिक। लोकसभा चुनाव में भी चली मोदी लहर, उपचुनाव में हुई पस्त। यूपी में चली सपा की साइकिल, 11 में से 9 सीटें सपा के खाते में, बीजेपी को महज 2 सीटें। राजस्थान में भी मोदी लहर पस्त। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी। नेताओं के बयानबाजी पर कांग्रेस ने लगाई रोक, राशिद अल्वी और मनीष तिवारी ने फरमान मानने से किया इनकार। अमेरिका ने खोला आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा, बगदाद के नजदीक पहली बार की आईएसआईएस पर अमेरिका ने बमबारी। All right. So, what does that mean? Does that mean that the Yogi Adityanaths, the Sakshi Maharaj, and all the others, have they really and truly destroyed the movement created by Narendra Modi? याद रखें, जहां तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की, नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात करी। लेकिन जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने, जिस प्रकार साक्षी महाराज ने, जिस प्रकार स्वरूपानंद सरस्वती ने, जिस प्रकार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अन्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आड़ में,
भारतीय जनता पार्टी की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने और अन्य राज्यों ने उसका खास जवाब दिया है आज भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के ही मुद्दे पर लड़ती तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई हैं, 8-3 का जो स्कोर रहा है, वो मुझे लगता है कि 10-1 का स्कोर रहता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याद रखें, वही उत्तर प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती। दैट इज 73 सीट्स आउट ऑफ 80। 73 out of 80 Lok Sabha seats, and that is where, out of the 11 bypolls, 8 have gone in favor of the Samajwadi Party. What a turnaround! What a turnaround! Let's take a look. Let's take a look at what's happened in the bypolls. लोकसभा चुनाव में जिस मोदी लहर ने सभी विरोधियों पार्टियों को धूल चटा दी, बात की जा रही थी क्या वो मोदी लहर अब भी देश में है या नहीं। इस सवाल का जवाब 9 राज्यों में हुए उपचुनाव में जनता अच्छी तरह जान गई है। उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, तो वहीं मोदी लहर भी पस्त नजर आई। 9 राज्यों में से लगभग सभी राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। मोदी लहर के सफाई से मोदी विरोधियों में खुशी की लहर है, तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ मोदी लहर के इस हार को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और लंबे समय से सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि क्या देश में अब भी मोदी लहर है, जिसका एक नमूना बिहार में हुए उपचुनाव में देखने को मिला, जहां लालू नीतीश के गठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी और 6 सीटें हासिल की। और अब 10 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जो मोदी लहर लोकसभा चुनाव के दौरान थी वो अब पस्त पड़ चुकी है। लिहाजा इसका असर महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बेशक 9 राज्यों में उपचुनाव के परिणामों से बीजेपी को करारा झटका लगा है और बीजेपी में अब हार की वजह तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनावों की आमद है और ऐसे में उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले जरूर हैं। कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जिस प्रकार सीटों के बंटवारे को लेकर के एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर जहां तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप का प्रश्न है, उनका क्या हाल है। इस वक्त हमारे साथ हैं रामदास अठावले, और रामदास जी से हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिरकार बार बार सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही क्यों बात हो रही है, कि सिर्फ उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी से पंकजा मुंडे ही मुख्यमंत्री बनेंगी। आखिरकार हमारे मित्र रामदास अठावले जो हैं वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते महाराष्ट्र के। अठावले जी नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। राजू बजाज जी बोलिए। जी रामदास अठावले जी, बड़े दिनों के बाद आपसे फिर मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, और हमारे शो में आने के लिए, चैनल में आने के लिए बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अठावले साहब ये बताएं, थैंक जिस प्रकार अभी बाईपोल रिजल्ट्स में, अभी उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स में 11 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, उसमें से 7 या 8, एक का शायद रिजल्ट अभी आना है, बट 7 तो डेफिनेट हैं, वो समाजवादी पार्टी के पास गई हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन सफाया हो गया है इन बाईपोल रिजल्ट्स में। दूसरा, जहां तक के महाराष्ट्र का प्रश्न है, बार बार सिर्फ यही बात आ रही है कि या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, या हो सकता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, या हो सकता है कि नितिन गडकरी जी अपना कैबिनेट मंत्रालय छोड़ करके महाराष्ट्र में आएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महायुति के एक बहुत बड़े हिस्सा आप हैं। दलित वोट आज की तारीख में इस महायुति के पास आपकी वजह से आ रहा है। आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? रामदास अठावले जी बताएं। ऐसा है कि राजू बजाज जी, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी जरूर बैलेंसिंग पार्टी है, बाबा साहब विचारधारा की पार्टी है जी, और ये पार्टी अपनी एक अलग भीम शक्ति, अलग आइडेंटिटी रखती है, लेकिन हम हमारे बलबूते पर चुनकर नहीं आते हैं जी। और आज हमारे पार्टी के कोई एमएलए भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि
अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो मैं जरूर मतलब मुझे आनंद होगा, लेकिन मैं कोई इस रेस में नहीं हूँ जी क्योंकि मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, इसीलिए मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं आज मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना या बीजेपी का, जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हराकर जी महायुति जरूर मतलब सत्ता में आने वाली है। जो अभी आपने बताया कि जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश और 10 राज्यों के उपचुनाव में जो आए हैं, जरूर मतलब हमें धक्का देने वाले जी रिजल्ट है, इस पर हम जरूर सोचेंगे। जी लेकिन नरेंद्र मोदी की जिस तरह लोकसभा में मतलब हवा थी, लहर थी, आज भी नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के नाते आज पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में पॉपुलर है। जरूर हमको इसका झटका लगा है, इसका जरूर हम इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं बजाज जी कि महाराष्ट्र का चुनाव हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि जी। शिवसेना और बीजेपी और आरपीआई और हमारी मित्र पार्टी एक साथ रहेगी तो जी। जरूर मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, शिवसेना या बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन रामदास अठावले जी, यहां पर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ये विश्लेषण है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने वोट दिया, तकरीबन 31.6% वोट उनको मिले लोकसभा चुनाव में, और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पर लेकर के आई। लेकिन वो इसलिए लेकर के आई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह कहा सबका साथ सबका विकास, यानी सभी वर्गों के लिए, और अपने आप को उन्होंने बतौर एक पिछड़े वर्ग का शख्स बताया कि वो खुद ओबीसी हैं और इसलिए देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं क्योंकि गुजरात में उन्होंने इतनी प्रगति और इतना विकास किया है। ये सब भूल करके जब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज और स्वरूपानंद सरस्वती और ना जाने अलग अलग लोगों को बोलने दिया और उनको रोकने की कोशिश नहीं की, सांप्रदायिकता जब फैल गई, इसको लेकर के हो सकता है कि बाईपोल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इस प्रकार के आए हैं। आपको लगता नहीं है कि शिवसेना को और आपको भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि भाई विकास की बात कीजिए, पिछड़े वर्ग की बात कीजिए, महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी? रामदास अठावले जी बताएं। तो मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात की, नरेंद्र जी। मोदी जी ने विकास की बात की। जी। जिस तरह गुजरात में मतलब मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया था, विकास किया था, जी। और 125 करोड़ जनता का विकास करने के लिए मुझे सत्ता दीजिए, मैं जी। सत्ता में आने के बाद मैं अच्छे दिन लाऊंगा। जी। इसी तरह की एक कॉमन बातें, सभी वर्गों की बातें, दलित आदिवासी हो, माइनॉरिटीज हो, ओबीसी हो या ब्राह्मण हो, मराठा हो, सभी वर्गों की बात उन्होंने की। इसीलिए नरेंद्र मोदी के ऐलान को देश के तमाम लोगों ने मतलब स्वीकार कर नरेंद्र मोदी को वोट दिया और बीजेपी के 282 सीटें चुनकर आई, अपने बलबूते पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये बात सही है कि भाई सांप्रदायिकता की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, सभी वर्गों की बात होनी चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने की बात होनी चाहिए। वही बात मोदी जी ने बताई और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी के ऐलान को देश के तमाम नौजवान लोगों ने, तमाम मतदार लोगों ने स्वीकार कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। तो मुझे लगता है कि भाई सांप्रदायिकता की बात नहीं होनी चाहिए, अपने धर्म की बात हर एक आदमी कर सकता है, अपने धर्म को मजबूत करने की बात कर सकता है, लेकिन एक धर्म और दूसरे धर्म में झगड़ा लगाने की बात नहीं होनी चाहिए। भारत में जो भी धर्म के लोग हैं उन सभी वर्गों को साथ ले जाने की बात होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने वही बात कही और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी सफलता मिली। राजू बजाज जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार सांप्रदायिकता फैली उसकी वजह से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को महज 3। तो आपको लगता नहीं है कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको उत्तर प्रदेश के इन रिजल्ट से कुछ सीख लेनी चाहिए? आपको ऐसा लगता नहीं है रामदास अठावले जी? हाँ, बात सही है कि मतलब महाराष्ट्र की जो 11.5-12 करोड़ जनता है उन सभी लोगों को न्याय देने के लिए, विकास के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को न्याय देने के लिए, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों को, माइनॉरिटीज को साथ देने के लिए हमें सत्ता चाहिए। जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, इसीलिए इस कांग्रेस को हटाने के लिए हमारे हाथ में सत्ता दे दो, विकास के लिए सत्ता दे दो। इसी मुद्दे को लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा और मुझे पूरा विश्वास है
कि आज लोग कांग्रेस और एनसीपी को हराने के लिए आतुर हो गए हैं। मतलब वो जल्दी चाहते हैं कि भाई इनको सत्ता से बाहर करो और महायुति को सत्ता में लाओ, लेकिन ये दोनों ने एक साथ रहना चाहिए। जो भी सीटों के बारे में जो कुछ विवाद चल रहा है, आज मैं राजीव जी उद्धव जी को मिलकर आया, उनके साथ आधा घंटा मेरी चर्चा हुई जी। और उन्होंने मुझे साफ बताया, मैंने उनको बताया कि भाई ये गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। बीजेपी और शिवसेना 25 साल से एक साथ है, इस चुनाव में भी उनको साथ में रहना होगा और अगर आप दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो दोबारा कांग्रेस एनसीपी सत्ता में आ सकती है। अगर आपको सत्ता चाहिए, अगर आपको मतलब सत्ता लेनी है हाथ में, तो इस झगड़े को खत्म करना होगा। तो उद्धव जी ने मुझे बताया है कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं बीजेपी के साथ मेरी दोस्ती है पहले से, आगे भी रहेगी और इसीलिए मतलब गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश मेरी बिल्कुल नहीं होगी। गठबंधन जरूर होगा और उसके लिए मैं तैयार हूं। यही बात मतलब उद्धव जी ने मुझे बताई है। लेकिन रामदास अठावले जी, उद्धव जी ने परसों तो ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस रवैये पर अडिग रही, अटल रही और हटेगी नहीं इस रवैये से, तो शिवसेना अकेले भी लड़ सकती है और अकेले बहुमत प्राप्त करने में आरपीआई के साथ यानी आपके साथ अकेले बहुमत प्राप्त करने के लिए सक्षम है, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। तो आखिरकार जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बार बार इसकी जिद क्यों कर रही है कि भाई हमें इक्वल शेयरिंग दो? आफ्टर ऑल 288 सीट्स हैं, वो कहते हैं भाई 144 हमारी, 144 आपकी। शुरू से शिवसेना को यहां पे कम से कम 150 सीटें मिलती हैं, उसके बावजूद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्यों जिद पे अटकी हुई है? बताएं रामदास अठावले जी। मैं भी क्यों जिद करती है उनको भी पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना के साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी और हम उनके साथ रहेंगे। अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही सत्ता आ सकती है। अभी सीटों के बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूं कि भाई बीजेपी ने कितनी लेनी चाहिए, शिवसेना ने कितनी लेनी चाहिए, उस पर ये दोनों पार्टियां निर्णय ले। मैंने आज उद्धव जी से भी बोला है कि भाई थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्या, तो देख लीजिए और इस गठबंधन को टूटना नहीं देना चाहिए और इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ विनती करने के लिए, नम्र निवेदन करने के लिए। तो उद्धव जी ने बोला है कि भाई इसमें कोई टूटने का सवाल नहीं है और हम मतलब बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी सीटों के बारे में बीजेपी के नेताओं को भी मैं कल मिलने वाला हूँ और बीजेपी के नेताओं से मैं यही मतलब प्रस्ताव रखूंगा कि हम सब लोगों को एक साथ रहना है। मैं कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर मैं आपके साथ आया हूँ, मैं दोबारा वहां जाने के लिए तो नहीं आया हूँ। उनको सत्ता से बाहर करने के लिए अगर मैं तुम्हारे साथ आया हूँ तो आपने दोनों ने एक साथ रहना चाहिए और आरपीआई को भी मतलब अपने साथ रखना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को उद्धव जी ने बोला कि अच्छी बात है, हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन अभी बीजेपी वाले क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है और उद्धव जी ने तो आश्वासन दे दिया है, मैं कल बीजेपी के नेताओं से मिलूंगा। मैं वंडरफुल। और रामदास अठावले जी, ये सवाल आपसे, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जिद पे अड़ी रहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, तो क्या एक बार फिर आप एनसीपी के साथ गठबंधन करेंगे? अठावले जी बताएं। नहीं, अभी ऐसा है कि दोबारा एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है, उस जहाज में बैठकर मैं डूबना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दोबारा अभी तो उनके साथ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने तो बोला था कि मैं 10 साल तक इनके साथ रहूंगा, बाद में तो सोचूंगा मतलब ये मेरे लिए क्या करते हैं, मेरे समाज के लिए क्या करते हैं। लेकिन आज तो मेरे सामने कोई शिवसेना बीजेपी को छोड़ने का मेरे सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं थर्ड फ्रंट करके भी आया हूँ, मैं आरपीआई का यूनिटी करके भी मैं देख कर आया हूँ। तो अभी मेरे सामने यही एक महायुति का प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव तगड़ा प्रस्ताव है और दोनों कांग्रेस को हराने के लिए ये प्रस्ताव बहुत मजबूत प्रस्ताव है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिलवा दूं, इस वक्त हमारे साथ है रामदास अठावले जी, और अपने दर्शकों को याद दिलवा दूं, रामदास अठावले जी आप तो खैर अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं एक बार फिर कि अकेले रामदास अठावले जी वो शख्स हैं, दलित लीडर अकेले हैं, जिन्होंने आरपीआई की जितनी भी फैक्शंस हैं सबको एकत्रित करने की भरपूर कोशिश की। इसके हम लोग विटनेस हैं। हम लोगों ने आपके ना जाने कितने प्रोग्राम लाइव भी दिखाए थे, सीधा प्रसारण भी उसका दिखाया था। सारे दलित नेताओं को, सारे आरपीआई नेताओं को इकट्ठे करने का आपने भरपूर प्रयास किया, यहां तक कि यह भी कह दिया कि भाई नेतृत्व किसी और के हाथ में दे दीजिए, मैं किसी और के नीचे भी काम करने को तैयार हूं अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जितनी भी फैक्शंस हैं सब इकट्ठी हो जाती हैं। क्या वो प्रयास अब हम भूल गए हैं?
क्या हम भूल जाएं कि दलित पार्टी जितनी हैं सब वो इकट्ठी हो जाएंगी एक दिन? क्योंकि आखिरकार अगर आरपीआई की जितनी भी फैक्शंस हैं सब इकट्ठी हो जाती हैं तो सबसे बड़ी फोर्स महाराष्ट्र में आरपीआई बनती है। क्या उस प्रयास को हम लोग भूल जाएं? रामदास अठावले जी बताएं। नहीं, मैं भूलना तो नहीं चाहता हूं। मैं रिपब्लिकन पार्टी की यूनिटी अगर होती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊंगा, सभी नेता एक साथ आते हैं तो जी। लेकिन राजीव जी, ये प्रॉब्लम है कि हमारे सब नेता एक साथ आते नहीं है, आ गए तो फिर टूट जाते हैं जी। और हमारे नेताओं को इकट्ठा लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जो मराठा नेता है उनको इकट्ठा करो, ब्राह्मण नेता है उनको इकट्ठा करो, बाकी बहुजन समाज के नेता है उनको इकट्ठा करो जी, लेकिन माइनॉरिटी के नेता है उनको इकट्ठा करो। अभी हमारे नेताओं को इकट्ठा करने की भावना अच्छी है जी। लेकिन वो इकट्ठा होते नहीं है। और मैं राजीव जी इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे नेता इकट्ठा नहीं भी आए जी तो ये लोकसभा के चुनाव में जो 42 सीटें चुनकर आई, इसमें दलितों का वोट 90%, 95%, 100% बहुत जगह पर शिवसेना बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है जी। आप जानते हैं कि गोपाल शेट्टी जी 4,46,000 से चुनकर आए, कोई 3 लाख से, 3.5 लाख से, 2.5 लाख से, 2 लाख से, 1.5 लाख से। मतलब हमारा पूरा वोट जो है, हमारे सभी नेता एक साथ नहीं थे लेकिन हमारा समाज मेरे साथ था, हमारा समाज महायुति के साथ था, एनडीए के साथ था और पूरे लोगों ने, मतलब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने, गरीबों ने महायुति को वोट दिया और 42 सीटें चुनकर आई। राजू जी जी, दुरुस्त बात है। लेकिन रामदास अठावले जी, ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले और अभी वो भरसक कोशिश में है, प्रयास में है कि महायुति किसी भी तरीके से ना टूटे और ना ही उसमें दरार पड़े, यानी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा रामदास अठावले जी का कहना है। लेकिन अठावले जी, आप ये बताएं कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, आपने वहां पर भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वहां पर भी कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है बहन मायावती का जहां तक प्रश्न है, उनका शायद अहंकार बहुत ज्यादा था, मास्टर कांशीराम के जाने के बाद शायद उसमें कुछ हुआ नहीं। क्या उधर कोई आपकी बातचीत चल रही है अभी? अठावले जी बताएं। अभी ऐसा है कि मैं तो अभी महायुति के साथ हूँ, शिवसेना बीजेपी के साथ हूँ, तो अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में मतलब जो वोट मतलब हमारा है वही उनमें से थोड़ा थोड़ा वोट वो ले लेते हैं, तो उनके साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आपने बात बताई कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था 2009 में, तब मैंने 9 से लेकर उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि देश भर में अगर बहुजन समाज पार्टी और आरपीआई मेरा ग्रुप, अगर हम दोनों एक साथ आ जाते तो मेरी पार्टी हर राज्य में काम करती है, बहुजन समाज पार्टी भी है, तो मायावती और मैं मिलकर देश में एक अलग सा समीकरण बनाना चाहते थे। लेकिन तब मायावती ने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना था। लेकिन अभी तो मेरे सामने वो कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है। आज मेरे सामने यही अल्टरनेटिव है महायुति का, और दोनों कांग्रेस को हराकर सत्ता में सम्मिलित होना, तो ये मेरे पार्टी का भी मकसद है। तो अभी कोई बहुजन समाज पार्टी के साथ बात करने से कुछ होने वाला ही नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि अभी कोई उसकी जरूरी नहीं है। भविष्य में अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, बीएसपी आरपीआई के सभी ग्रुप एक साथ आते हैं, तो भी मुझे लगता है कि भाई सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम आरपीआई के सभी नेता लोग एक साथ आए थे, तब भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस होने के बाद ही हमारे 4 लोग चुनकर आए थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी ताकत मजबूत ताकत है, बड़ी ताकत है, लेकिन हम हमारे बलबूते पर चुनकर नहीं आ सकते, इसीलिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो खुला पत्र दे दिया था, उस खुले पत्र पर आधारित अगर हम रिपब्लिकन पार्टी को बनाते हैं और 50% दलित और 50% नॉन दलित, एक कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं, तो जरूर भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में लोगों के बीच में आ सकती है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। रामदास अठावले जी, आखिरी सवाल ये है कि बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने मिलकर के मोदी जी की लहर को रोका, और अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, भले जो भी वजह हो, लेकिन मोदी जी की लहर को रोका, इसी प्रकार गुजरात में भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब नहीं रही है, वहां पर भी कांग्रेस को सीटें मिली, जहां पर बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस कभी भी मतलब जीत नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस वहां जीती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार आप लोगों ने महायुति बनाई है, कांग्रेस एनसीपी आज की तारीख में इस प्रयास में है कि वो भी एक महागठबंधन बनाएं,
गैर सांप्रदायिक पार्टियों का, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का, ताकि मोदी जी की लहर महाराष्ट्र में रोकी जा सके। ऐसे सूरत हाल में आप लोग क्या करने वाले हैं, यह बताएं रामदास अठावले जी। नहीं, मुझे लगता है कि भाई दोनों ही कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग सांप्रदायिकता का आरोप करते करते थक चुके हैं जी। और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को सफलता मिली। पहले ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में मिली, सांप्रदायिक मुद्दा आएगा नहीं। लेकिन अभी अभी जो चुनाव हुए हैं वहां तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पिछड़ गई है, पछाड़ दी गई है बिल्कुल। आज की तारीख में आप देखें, उत्तर प्रदेश में से 11 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, 11 में से 8, और मैनपुरी की भी जो सीट है वो भी समाजवादी पार्टी को मिल गई है। आप ये बताएं रामदास अठावले जी, और यही नहीं, राजस्थान में भी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आप ये बताएं आज की तारीख में, क्योंकि शिवसेना और आप दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऊपर जाती है तो आप उनके साथ ऊपर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर नीचे आती है तो आप भी नीचे आते हैं। ऐसे सूरत हाल में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या अब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे? क्या अब एक बार फिर सबका साथ सबका विकास, दोबारा वो विकास का नारा आप सामने देंगे? कीमतें कम करने की बात करेंगे, क्योंकि 120 दिनों में कीमतें तो कम नहीं हुई हैं। बताएं अठावले जी। नहीं, हम ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ऊपर गए हैं और महाराष्ट्र में हम शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई मिलकर हम ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाएंगे मतलब सत्ता तक हम पहुंचेंगे जरूर। मतलब ये जो निकाल आए हैं 33 विधानसभा और 3 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मतलब हार का सामना करना पड़ा है जी। और ये बात हम मानते हैं और इसका हम जरूर एनालिसिस करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। महाराष्ट्र में तो हम विकास की बात करते हैं, महाराष्ट्र में तो सब लोगों को साथ ले जाने की हम बात करते हैं। और जो दलित समाज कभी शिवसेना बीजेपी के साथ आता नहीं था, ये समाज भी लोकसभा के चुनाव में आया और अभी भी जब तक मैं इनके साथ हूं तब तक पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज, ट्राइबल समाज शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगा। और इसीलिए यहाँ कोई मतलब हमें हार का सामना करने का मौका आएगा नहीं और हम एक साथ लड़ेंगे तो जरूर हम 200 के ऊपर सीटें जीत सकते हैं। यही हमारा फीलिंग है, हमारा एनालिसिस है। 288 में से 200 के ऊपर, क्या बात है। ये एक मैंने कहा था आपको आखिरी सवाल है, लेकिन ये असल में आखिरी सवाल है। अगर मान लीजिए आपकी सत्ता आ जाती है, मतलब 144 से ज़्यादा आपको सीटें जीतनी हैं, 145 से ऊपर 180 भी जा सकती हैं, 200 भी जा सकती हैं, 250 भी जा सकती हैं, तो उस सरकार में, नई सरकार जो बनेगी महायुति की, उसमें रामदास अठावले क्या बनेंगे? सब दलित ये जानना चाहते हैं, पूरा दलित समाज ये जानना चाहता है कि हमारे दलित समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है यानी रामदास अठावले, क्या रामदास अठावले को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, गृह मंत्री बनाया जाएगा, क्या उसको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया जाएगा? बताएं अठावले जी। हाँ राजीव जी, ऐसा है कि मैंने तो मतलब अगर मैं चाहता था तो मैं डिप्टी सीएम का दावा कर भी सकता था जी। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ राज्यसभा का जी। और मैं अभी दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री पद लेना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आश्वासित किया है जब विस्तार होगा तब जरूर आपका विचार किया जाएगा। तो इसीलिए महाराष्ट्र के इस राजनीति में अभी मैं मतलब सत्ता में आना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे रिपब्लिकन पार्टी के जो अभी कितने मान्यता देते हैं, लेकिन मेरे पार्टी के 2-3-4 मंत्री मेरे पार्टी के भी इस सरकार में हो सकते हैं। लेकिन मैं जो सवाल राजू जी आपने पूछा है कि मैं कहाँ रहूंगा, मैं डिप्टी सीएम या मैं होम मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर बनना चाहता हूँ क्या, तो महाराष्ट्र में मैं ना डिप्टी सीएम अभी बनना चाहता हूँ, ना रेवेन्यू या होम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन केंद्र में मैं अच्छा पोर्टफोलियो लेना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। राजू जी, उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपना वादा निभाएंगे। इसके बनस्पत के आपको पहले भी ये आपको मतलब मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अपने दर्शकों को याद दिलाने की जरूरत है कि एनसीपी के लोग जो हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने भी आपसे वादा किया था कि केंद्र में आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने व्यक्तिगत तौर पे आपके सामने क्या आपको वादा किया, आपसे खुद जब आप उनसे मिलने गए तब उन्होंने कहा कि अगले विस्तार में कैबिनेट का जब भी एक्सपेंशन होगा तब आपको लिया जाएगा। ऐसा क्या नरेंद्र मोदी ने खुद आपको कहा? अठावले जी बताएं। हाँ राजीव जी, बात सही है कि जब मैं 2004 में पंढरपुर से लोकसभा में चुनकर आया था कांग्रेस एनसीपी के अलायंस में,
तब जब यूपीए फर्स्ट सरकार बनी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, That's right. तब मुझे आश्वासन दे दिया था कि आपको विस्तार में लिया जाएगा। पहले तो राउंड में मुझे नहीं लिया गया था, लेकिन विस्तार में आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, ये आश्वासन देने के बावजूद भी मुझे 5 सालों में 2004 से लेकर 2009 तक मुझे मंत्री नहीं बनाया था जी। तो जो याद आपने किया है कि भाई इस सरकार में भी अगर आपको ऐसा वादा किया है तो वादा निभाया जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ राजीव जी कि मुझे जो 26 मई को नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ था जी। और 24 तारीख को गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी साहब से मेरी बातचीत हुई थी जी। तब उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई पहले राउंड में थोड़ा छोटा मंत्रिमंडल बनाना है जी। और भी कई छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको भी सत्ता में भागीदारी देनी है, तो इसीलिए आपको जब भी 2-3 महीने के बाद विस्तार होगा तब आपको जरूर लिया जाएगा। ये आश्वासन खुद नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दे दिया है और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भाई नरेंद्र मोदी जी जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी ने मुझे धोखा दिया उसी तरह नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और रिपब्लिकन पार्टी को राजीव जी, रिपब्लिकन पार्टी को मंत्री पद देने का मतलब ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी मिनिस्टर थे और उसके बाद मेरा ही नंबर लगेगा। मतलब आज तक रिपब्लिकन पार्टी को केंद्र के मंत्रिमंडल में कभी मौका नहीं मिला है। अगर नरेंद्र मोदी जी इसी तरह का मौका देते हैं तो जरूर मतलब एक इतिहास रचाने का काम हो जाएगा और मुझे भी गरीबों का देश भर के काम करने का मौका मिलेगा राजू जी। जी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं उम्मीद करता हूं 4 महीने जबकि हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आए हुए, मतलब 4 महीने हो जाएंगे 26 सितंबर को, 26 मई को उनकी सरकार आई, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 120 दिन होने को जा रहे हैं। अब तक तो खैर उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी विस्तार हो हम रामदास अठावले जी का नाम जरूर देखें नए मंत्रिमंडल में, नंबर 1। और नंबर 2, आपकी कोशिशों के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जो अभी तकरार है वो दरार में ना बदले। और हमसे बात करने के लिए आपका और भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर अठावले फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। रामदास अठावले जी बात करते हुए और ये कहते हुए कि उनको नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने आश्वस्त किया कि अगला कैबिनेट एक्सपेंशन जब होगा, रीशफल या कैबिनेट एक्सपेंशन जब भी होगा, तब उनको ज़रूर गवर्नमेंट में लिया जाएगा, यानी सरकार में लिया जाएगा। ऐसा रामदास अठावले जी का कहना है। रामदास अठावले जी ने यह भी कहा है कि जहां तक उनका प्रश्न है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं जाना चाहते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ वापस नहीं जाना चाहते, ऐसा रामदास अठावले जी ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबती हुई नाव है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर मान लीजिए ये तकरार दरार में बदल जाती है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो हो सकता है कि ऐसे सूरत हाल में रामदास अठावले जी फिर एक बार कंसिडर करें कि अपने पुराने मित्र जो हैं उनके कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि उनसे एक बार फिर वो हाथ मिलाएं। फिलहाल लेट्स टेक अ लुक अगेन एट द रिजल्ट्स। अब तक के जो रिजल्ट आए हैं, किस प्रकार नरेंद्र मोदी की लहर को एक तरीके से रोका गया है, पहले बिहार में और अब उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। लेट्स टेक अ लुक once again. You've seen this before, but let's take a look at it again. लोकसभा चुनाव में जिस मोदी लहर ने सभी विरोधियों पार्टियों को धूल चटा दी, बात की जा रही थी क्या वो मोदी लहर अब भी देश में है या नहीं। इस सवाल का जवाब 9 राज्यों में हुए उपचुनाव में जनता अच्छी तरह जान गई है। उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, तो वहीं मोदी लहर भी पस्त नजर आई। 9 राज्यों में से लगभग सभी राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। मोदी लहर के सफाई से मोदी विरोधियों में खुशी की लहर है, तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ मोदी लहर के इस हार को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और लंबे समय से सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि क्या देश में अब भी मोदी लहर है, जिसका एक नमूना बिहार में हुए उपचुनाव में देखने को मिला, जहां लालू नीतीश के गठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी
और 6 सीटें हासिल की और अब 10 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जो मोदी लहर लोकसभा चुनाव के दौरान थी वो अब पस्त पड़ चुकी है। लिहाजा इसका असर महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बेशक 9 राज्यों में उपचुनाव के परिणामों से बीजेपी को करारा झटका लगा है और बीजेपी में अब हार की वजह तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनावों की आमद है और ऐसे में उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले जरूर हैं। कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, and of course, at the moment in the studio, we've got the national spokesperson for the Rashtrapati Congress Party, that is the NCP, Narendra Verma. But before we take you to Narendra Verma, let's take a look at what Mr. Sharad Pawar had to say about these results. Very encouraging results indeed for the Congress, for the NCP, and all those people opposed to the Bharatiya Janata Party and the NDA. But do these bypolls really mean that in the assembly elections the results are going to be different from what happened in the Lok Sabha? यानी लोक सभा में जो कुछ हुआ, क्या ये रिजल्ट इसका संकेत कर रहे हैं कि विधानसभा में भी जो बाईपोल के रिजल्ट हैं वही रिजल्ट आएंगे, या फिर लोकसभा के जो रिजल्ट हैं वो असेंबली इलेक्शंस में भी दोबारा रेप्लिकेट होंगे? Now we'll talk about that in just a minute, but before that let's hear Mr. Sharad Pawar himself, Mr. Politics himself, Mr. Maharashtra himself, Sharad Pawar. Let's take a look. काँग्रेस पक्षाचे नेते जे काँग्रेसचे अध्यक्ष वगैरे जे आहे ते सध्या देशाच्या बाहेर आहेत. माझ्या वैयक्तिकपणे आज उद्या कधीतरी येतील. काँग्रेस पक्षाचे नेते साहजिकच आपल्या नेत्यांची विचारविनिमय करतील आणि नंतर आम्ही काही त्यांना प्रस्ताव दिलेले असतील त्या संबंधीची आपली मतं सांगतील. आमच्या वतीनं जे काम करतात चर्चेचं काम राष्ट्रवादीच्या वतीनं, ते जरी त्यांनी चर्चा केली ते शेवटी माझ्या अध्यक्ष म्हणून कानावर घालतात. आणि ही जशी आमची अंतर्गत परिस्थिती तशीच काँग्रेसची आहे. एनसीपी तो वैसे चुप बैठने वाली नहीं है. हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे. सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है और हमारी वैसी ही कोशिश चालू है. मैंने बताया ना कि हमारा तो कहना ये है कि 144 होना चाहिए. आखिर हमारे नेता दिल्ली के प्रभुभाई हो, पवार साहब हो, तारिक अनवर जी हो, वो लोग तय करेंगे, वो हमें मंजूर है. हमारे लिए अभी भी तैयार है. तो ये एक दफा किसी के पता चलेगा ना कि इतना इतना सीट हर एक पार्टी ने लड़ना है, तो हम तुरंत हमारी लिस्ट पब्लिश करेंगे. And you're watching the Inside Story with me, Rajiv K. Bajaj. That's right. And we're, of course, on Lemon News. And at the moment with us, our very old friend, Narendra Verma. Narendra Verma ji, national spokesperson for the NCP, इस वक्त हमारे साथ हैं. नरेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. Congratulations. I think your hopes must be really up after what has happened in the bypolls. Out of 11, the Samajwadi Party has actually won 8. Amazing. Narendra. Well, Rajiv ji, the result of bypoll is really encouraging, and you must have seen after the Lok Sabha poll in month of May, this is a third bypoll election. Yes. सबसे पहला चुनाव आपने देखा कि उत्तराखंड में जब पहला चुनाव हुआ और उसमें से 3 सीटों पे चुनाव हुआ और उसमें से 2 सीटें यानी कांग्रेस ने बीजेपी से अपनी ओर ली और अपनी सीट को उन्होंने रिटेन करके 3 की 3 सीट पे उनको वहाँ जीत मिली थी. और उसके बाद बिहार के चुनाव आपने बाईपोल देखे, कर्नाटका के देखे, मध्य प्रदेश के देखे और वहाँ पे भी बीजेपी को अपेक्षा के जितनी उनकी अपेक्षा थी उनके उतने वो उनको सफलता उसमें नहीं मिल पाई. और आज का जो 33 सीटों पे जो चुनाव हुआ था उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 11 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, 9 सीटें गुजरात में थी, राजस्थान में 4 सीटों पे हुआ, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में हुआ, आंध्रा की हुई, ईशान्य भारत में 2 राज्यों में चुनाव हुए. और सब जगह अगर आपने देखा कि बहुत यानी बीजेपी को जैसा लग रहा था कि लोकसभा में जो रिजल्ट आ रहे हैं आए थे उसी प्रकार और राज्यों में भी विधानसभा में भी उसी तरह के रिजल्ट देखे जाएंगे. लेकिन
जैसे कि कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं और विधानसभा के चुनाव जो उनके स्थानिक जो प्रश्न होते हैं, स्थानिक समीकरण होते हैं, उस पे चुनाव लड़े जाते हैं और वो चीज आस्ते आस्ते लोगों के सामने आ रही है। राजीव जी, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बागडोर अमित शाह के हाथ में आई जी। और ये जो तीनों बाइपोल्स हुए हैं ये अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद हुए हैं जी। अब जो अमित शाह का जो उनकी जो पार्श्वभूमि है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक मर्डर केस में उन्हीं के मंत्री गुजरात के, उनके मर्डर केस में आज वो बेल पे बाहर है और किस तरह का उनकी पार्श्वभूमि रही है। बीजेपी कहती है कि दिस इज अ पार्टी विद डिफरेंस, दिस इज अ पार्टी विद डिफरेंस, और आज वो कहते हैं कि हम एक डिसिप्लिन कैडर है, डिसिप्लिन पार्टी है। लेकिन आप जब पार्टी का सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो कि मर्डर केस के अंदर लिप्त है और वो बेल पे बाहर है, तो इस तरह के रिजल्ट आना जायज है। और ऐसा ही आप देखोगे आने वाले नरेंद्र वर्मा जी, देखिए ये तो बात रही जहां तक अमित शाह जी का प्रश्न है, और अमित शाह जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी जिस मर्जी को उनका हक बनता है, जिस मर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए। जैसे जिस प्रकार आप लोगों ने अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का, और अजीत दादा पवार जी की क्या भूमिका रही है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार महायुति यानी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, विनायक मेटे जी की का जो महाराष्ट्र संघ है, मराठा संघ है, और उसके अलावा आरपीआई का अंबेडकर ग्रुप, जहां तक आप लोगों का सवाल है, कांग्रेस और एनसीपी का प्रश्न है, कांग्रेस और एनसीपी आज की तारीख में भी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं सीटों को लेकर के। नंबर 3, जिस प्रकार वहां महायुति है, सब लोगों की उम्मीद यह है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक महासंगठन बनाएंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी, जिसमें हो सकता है आरपीआई का अंबेडकर ग्रुप भी शामिल हो सकता है कि अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल हों, ताकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो लहर है उसको रोका जा सके। लेकिन ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा है। नरेंद्र वर्मा जी, आप बताएं कि आपको लगता नहीं कि पूरा धर्मनिरपेक्ष वोट जो है, सेक्युलर वोट जो है, उसको आप लोगों को कंसोलिडेट करना चाहिए? बताएं। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट बिहार के बाईपोल में हुआ, बाई इलेक्शन में हुआ, उसी तरह उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। इस दिशा की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो मुख्य पार्टियां हैं, 15 साल से हम सत्ता में हैं, कांग्रेस और एनसीपी, और बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि सीटों का जो बंटवारा है, संख्याओं का बंटवारा है, वो हो जाएगा। क्योंकि शरद पवार जी ने कहा है कि सोनिया जी जो कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो इस वक्त देश के बाहर है। जैसे ही वो देश में आ जाती है, इस सीटों का बंटवारे पे चर्चा हो जाएगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और एक बार गठबंधन होने के बाद हम और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी जो है, ऐसी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, आरपीआई के और जो घटक है, अंबेडकर जैसे और जो घटक है, उन घटकों को हम जोगेंद्र कवाड़ी जी जैसे घटक है, उनको हम साथ में लेके, ताकि महाराष्ट्र में जो है धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं हो और एक बार, चौथी बार महाराष्ट्र के लोग एनसीपी कांग्रेस के इस गठबंधन को और उनके साथ जो भी और धर्मनिरपेक्ष लाइक माइंडेड पार्टी, व्हेन दे कम टुगेदर, एंड वी विल सी दैट वंस अगेन people of Maharashtra they give one more chance to this alliance for a fourth time running 15 बरस के बाद एक बार फिर, यानी कांग्रेस एनसीपी एक बार फिर वापस सत्ता में आए। आप लोग इस पे रिस्पांस भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com, दैट इज द ईमेल एड्रेस राइट ओवर देयर, प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन यहां पर जो नरेंद्र वर्मा जी ने जो बात कही, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र वर्मा ने जो बात कही, हो सकता है आगे जाकर के नरेंद्र वर्मा जी भी कभी ना कभी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उनका भी नाम हम नरेंद्र मोदी के साथ लें। लेकिन इस वक्त वो फिलहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। जो इन्होंने बात कही छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करने की, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इकट्ठा करने की,
आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं नरेंद्र वर्मा जी, क्या वास्तविकता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि कांग्रेस पे क्या चल रहा है उसके बारे में शायद आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्या वास्तविकता में ये बातचीत चल रही है जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरपीआई अंबेडकर ग्रुप हो गया, आरपीआई कवाड़े ग्रुप हो गया, क्या इन सब लोगों को इकट्ठा करके किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को रोका जा सके? क्या वास्तविकता में नेतृत्व के लेवल पर क्या ये बात चल रही है? नरेंद्र वर्मा जी बताएं। राजीव जी, जहाँ तक शरद पवार जी के विचारों से आप वाकिफ रहेंगे, जर्नलिज्म में आप कई सालों से आप कार्यरत हैं। शरद पवार जी ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक लाकर जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ उन्होंने लड़ने की हमेशा पहल की है। आपने देखा जब 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस जन्मी थी तो कई ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि भाई कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे, ये बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि 2099 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, हमारे 8 से 9 खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जीत कर आए और उस वक्त सरकार एनडीए की बनी, अटल जी प्रधानमंत्री बने। right. हम चाहते तो हम उस वक्त शरद पवार जी अटल जी के साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। यानी वो चाहते हैं कि इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष है, हमारा जो संविधान है, हमारा देश का जो अनेकता में एकता की जो एक खासियत है, उस फैब्रिक को कहीं ना कहीं डैमेज नहीं हो। वो जो ताना बाना बुना है उसे ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो डैमेज नहीं करे। तो मुझे यकीन है कि शरद पवार जी ने समय समय पर ये कहा है कि जब भी हमें कम्युनल फोर्सेस से लड़ना है तो हमें सेकुलर पार्टियों को एक मंच पर आना होगा, लाइक माइंडेड पार्टीज को एक मंच पर आना होगा, ताकि ये जो कम्युनल आज आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने किस तरह कैंपेन प्रचार उन्होंने इस बार इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में चलाया, जहर उगला, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया। आप यहाँ पर साक्षी महाराज ने 3 दिन पहले मदरसा के बारे में उन्होंने कहा कि मदरसा में टेररिज्म की शिक्षा दी जाती है। मैं कहता हूं अगर आप लोग ये बात कह के जो द्वेष इस देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसका प्रूफ देना चाहिए। लेकिन एक ध्रुवीकरण का राजनीति करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, आप इस तरह के अपने राजनीतिक हित के लिए जब आप देश को बांटने की बात करेंगे, ऐसे वक्त में शरद पवार जी जैसा नेता, सोनिया गांधी जैसे लोग आगे आकर लाइक माइंडेड लोगों को एक मंच पर लाएंगे और इस कम्युनल फोर्स को जो इस दिशा में एक हिटलर शाही की ओर ये जो लेके जाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। Wonderful. Now that of course is Narendra Verma, and since he's the official spokesperson for the party, national spokesperson, I'm reasonably certain that the party itself will also be considering whatever he is saying at the moment. यानी पार्टी के भीतर भी जो अंदरूनी बातें चल रही होंगी वो यही चल रही होंगी कि किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात पर आता हूँ नरेंद्र वर्मा जी। ये देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान कि बहुत ज्यादा तादाद में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त नारा था सबका साथ सबका विकास, और वो नारा इट वर्कड, दैट स्लोगन वर्कड। अनफॉर्चुनेटली द कांग्रेस लेड यूपीए वाज नॉट एबल टू सेल इटसेल्फ प्रॉपर्ली। नंबर एक सबसे बड़ा फैक्टर उसमें यह था, ये मैं मान करके चलता हूं कि भाई 2 टर्म्स का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। महाराष्ट्र में तो आपके पास 3 टर्म्स का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 3 मर्तबा आपकी सरकार बनी है, 15 साल से सिर्फ आप ही की सरकार है। यहां पर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बताएं वर्मा जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार के दरमियान जो नारा दिया सबका विकास और सबको साथ में लेके चलने की, लेकिन उसके साथ उन्होंने और 2 नारे दिए थे, और वो थे महंगाई कम करने का नारा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का नारा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहली बार जब इस देश को 15 अगस्त के दिन लाल किले से संबोधित किया, उस वक्त पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री पे टिकी रहती है कि वो क्या खास घोषित यानी कि करने जा रहे हैं, इस देश को क्या दिशा देने जा रहे हैं। उस पूरे 1 घंटे के भाषण में आपने देखा होगा कि कहीं पे भी महंगाई का उल्लेख नहीं था, कहीं पे भी भ्रष्टाचार को कैसा रोका जाए उसका उल्लेख नहीं था।
ऑन द कॉन्ट्री, आपने जिस ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार की बात की थी उन्होंने, आपने देखा गिरिराज किशोर जो कि बिहार के दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह जी के घर से करोड़ों रुपए ब्लैक मनी के रूप से पकड़ा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो सपने लोगों को दिखाए उसमें वो विफल हुए, और इसी कारण के वजह से 100 दिन में ये जो बाईपोल्स के रिजल्ट आ रहे हैं ये उसके साथ यानी कि उसका परिणाम है। और यही चीज आप महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में देखोगे, यही चीज हरियाणा में आप देखोगे, क्योंकि इस देश की जनता अगर आप पे विश्वास करती है, आप पे भरोसा करती है, क्योंकि कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ था। ऐसा नहीं कि यूपीए 2 ने काम नहीं किया था, आजादी के बाद से लेके अब तक अगर ऐतिहासिक बड़े बड़े निर्णय लिए गए वो यूपीए 2 के कार्यकाल में लिए गए, लेकिन उनको जिस तरह से लोगों के सामने जाना चाहिए था, फिर 2G का भ्रष्टाचार हुआ, फिर कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार हुआ, जो But that's your fault. I would say that's your fault. Absolutely your fault. Absolutely. Because as far as you are concerned, let's be very clear. We don't deny. We have never denied. No, but as far as Rajiv ji, we have never denied. As far as you are concerned, you were not able to present your point of view properly. Like for example, now this is once again, let me just point this out for our viewers. As far as the CAG report on the 2G scam is concerned, I think somebody should take it up properly. Somebody should go to court, and at least the Congress party, or at least the DMK, or at least the NCP, or the UP as a whole should go and file a case of criminal defamation against whosoever wrote that report. Maybe it's Mr. Vinod Rai. सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बात को हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया, और वो बात क्या है कि 1,73,000 करोड़ का गबन हुआ है। अरे कहां गए 1,73,000 करोड़? जब वही बैंडविड्थ दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ऑक्शन की गई तब 13,000 करोड़ भी नहीं आए, not even 13,000 crores. So where is that 1,73,000 crores gone? So my point over here is, Narendra Verma, that I hope you guys don't miss a trick or two on this occasion. कि इस बार आप लोग वही सब करेंगे जो आपको पहले करना चाहिए था, लोकसभा चुनाव के पहले, यानी फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी चाहिए थी। अभी तक आप लोग बैक फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। बताएं। I'm absolutely agree with you. You're absolutely correct, Rajiv ji. As far as CAG Vinod Rai is concerned, the one defamation case has been already filed by Sanjay Nirupam, and the second will be from Praful Patel, who's our national leader, and such people will be, they'll be brought to the book. That if unnecessarily Manmohan Singh ji, such a clean prime minister, everyone knows about his integrity, and he has also try to blame him. That's so right. what I say, whatever mistake we did in past, we are not going to repeat, Rajiv ji. I hope we so. are going to take care. We are taking extra precaution, and in Maharashtra, people are going to vote for us for the 4th time after seeing I our hope so. progress report. The progress which we have done. On that, now what about the irrigation scam? Now wait a minute. As far as your progress report is concerned, जहां तक irrigation का सवाल है, पानी का प्रश्न है, आज की तारीख में पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है विदर्भ के इलाकों में, बाकी हर जगह पे, जहां पर हर रोज किसान जो हैं, अब तक कल भी 3 किसानों ने आत्महत्या की है। ना मेरा ये कहना है, ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है, मैं ये मान करके चलता हूं। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों के सामने ये बता दूं कि जहां तक विदर्भ का प्रश्न है, विदर्भ में आत्महत्याओं का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ है। 1972 से लेकर के हर रोज वहां पर 2 या 3 या 4 किसान आत्महत्या करते ही आ रहे हैं। 1995 से लेकर के 1999 तक, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की भी सरकार थी, तब भी यही सिलसिला जारी रहा था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं नरेंद्र वर्मा जी, कि जहां तक आपका प्रश्न है, आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है महाराष्ट्र में, चलिए, as far as Dr. Manmohan Singh is concerned, that's a separate issue altogether. I personally think he was one of the best prime ministers we have ever had, and all of you guys, including you, including the NCP, all of you were very unfair to him. But as far as you are concerned, what is your progress report going to be? जहां तक कि मुंबई शहर का सवाल है, मुंबई शहर में जो अलग-अलग रियल एस्टेट साइट्स हैं, जो अलग-अलग बिल्डिंग साइट्स हैं, उनमें से 60%, 60% से ज्यादा आज की तारीख में बंद हैं। 1.5 लाख लोगों को काम नहीं है, जो हर पूरे देश से मुंबई में आया करते थे लोग काम के लिए, क्योंकि यहां पे इतनी बिल्डिंग एक्टिविटी हुआ करती थी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हुआ करती थी। आपने वहां पर कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोग इतना डर गए सीएजी की रिपोर्ट से, स्कैम से, आम आदमी पार्टी के अलग अलग अभियान से, न्यूज चैनल से, कि आप लोगों ने कोई निर्णय ही नहीं लिया। नरेंद्र वर्मा जी बताएं।
No, I will not. I differ with you, Rajiv ji. As far as Mumbai city is concerned, which is the financial capital of this country, Right. you have seen in last 10 years, Yes. when you talk about the Let's talk about 5 years. Let's talk about 5 years. Okay, Yes. last 5 years, you Yes. must have seen in Mumbai, जब हम मुंबई शहर की बात करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी आज दुविधा की जो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं वो है यातायात की, ट्रैफिक की। और आपने देखा इस देश की सबसे पहली मोनोरेल मुंबई शहर में आई। उसके बाद इस देश की सेकंड मेट्रो रेल अगर कहीं आई है वो मुंबई शहर में आई है। आपने देखा इस देश का सबसे पहला फ्रीवे एक्सप्रेस जो है, ईस्टर्न एक्सप्रेस जो है, वो मुंबई शहर में आया। और इस देश But का again, you डबल are avoiding डेकर, the question. let me finish, You are avoiding the let me finish, please, Rajiv ji, let me Please finish. go ahead, And when go you talk ahead. about, and when you Go talk about the first double decker flyover connecting the western and Yeah, eastern sure. section of this thing, and today आज मुंबई का यातायात ट्रैफिक गतिमान हुआ है as far as Mumbai is concerned. Right. When you talk about the corruption in the irrigation, let me tell you very clearly, the opposition is there to do the allegation. उन्होंने हमेशा आरोप लगाने का उनका काम है, लेकिन जब इरिगेशन के भ्रष्टाचार का सवाल आया, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने ही चितले, माधव चितले जो है ये इस विश्व के सबसे बड़े तज्ञ हैं, सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको उन्होंने नाम सुचाया, उनके तहत कमेटी गठित हुई और उस कमेटी ने कई दिनों तक, महीनों तक उसका अभ्यास किया उस सिंचन घोटाले का, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखी गई और उस रिपोर्ट में कहीं भी अजित पवार के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई है। कहने का मतलब विपक्ष जो होता है उसको भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का उनकी आदत है। मेरा ये कहना है, जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आरोप लगते थे, लोग ट्रक भरकर प्रूफ देने, यानी लोग कहते थे कि हम ट्रक भर के प्रूफ लाएंगे। आज तक शरद पवार जी पे जितने आरोप लगे, कोई भी विपक्ष दल एक प्रूफ उनको नहीं दे पाया। तो वही बात है। No, wait a minute, Naren. Let's be very clear. As far as you are concerned, you have just been given a huge lifeline. Let's be very clear on that. अब तक ऐसा लग रहा था कि ये वॉक ओवर होगा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के लिए, ये महायुति के लिए बिल्कुल वॉक ओवर होगा। लेकिन ये जो बाईपोल के रिजल्ट्स आए हैं उससे बिल्कुल साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि एक लाइफलाइन मिल गई है राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लाइफलाइन को पकड़ेंगे और इस लाइफलाइन को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का सीटों का जो बंटवारा है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि बाकी जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो इकट्ठी आ सके। वरना शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी will sweep the elections. That is the feeling that we are getting from the ground, because you've been in power for the last 3 terms. 15 साल से आप लोग पावर में हैं। कहीं आपका भी वो हाल ना हो जो शीला दीक्षित सरकार का हुआ था दिल्ली में। One final word from you very very quickly, नरेंद्र। राजीव जी, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब सरकार में लंबे समय रहती है जी, तो एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार को फेस करनी पड़ती है। आपने देखा 99 से लेके 2004 तक आपने देखा, 2004 से 2009 तक हमारे को पहली एंटी इनकम्बेंसी आई, हमने उसको फेस किया। उसके बाद 2009 से लेके 2014 तक सेकेंड एंटी इनकम्बेंसी आई, उसके सामने हम गए और लोगों ने हमें सफलता से आगे बढ़ाया। और आज भी मुझे यकीन है जो विकास का काम जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में हुआ है, और खास करके जब हम सेना बीजेपी की बात करते हैं, शिवसेना बीजेपी की, आज उन्होंने एकता नहीं है। मुख्यमंत्री के कितने उम्मीदवार हैं ये हर रोज आप पढ़ रहे हैं, उनका अभी तक गठबंधन की उनकी बात नहीं हुई है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमें कौन मुख्यमंत्री होगा आपका? एनसीपी में, मैं कहता हूं एनसीपी और कांग्रेस में जिस पार्टी के जास्ती विधायक आएंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री। What about the राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? Can you name your chief minister? अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा विधायक आते हैं, यानी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के 140 आ जाएं या 143 आ जाएं और कांग्रेस के अगर 50 के करीब आए, तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? राजीव जी, एनसीपी की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, अगर हमारे विधायक ज्यादा चुनकर आते हैं इस चुनाव में, तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में वो चुना जाएगा कि वो किस विधायक दल का नेता होगा जो कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा। Why can't you name him?
All right, Well, you I can't said name- it's too early to name anyone. All right, thank you Let very our much. majority come. Thank you. Let we get majority, and in the legislative assembly, Right, thank you. Thank you, the thank you, Naren. the Thank you. elected MLAs will decide Thank that you, who's Mr. going to be the Thank next you, chief Mr. minister Narendra Verma. heading the alliance. All the very best to you. All the very best to you. I hope you do much better in the assembly elections. And Thank you this, very by the much. way, Thank you very this, by the way, is for the people. This, by the way, is for the people of this entire state. I hope the Congress NCP actually does better than they did in the Lok Sabha elections, because what happened in the Lok Sabha elections is not in the interest of anyone. I don't grudge the BJP, Sena, etc., coming to power, but I do grudge the fact that there should not be a credible opposition. आज की तारीख में लोकसभा में जिस प्रकार सिर्फ 44 मेंबर हैं कांग्रेस के, यहां तक के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है. That is bad for everyone. Right? That's all we've got for you in tonight's Inside Story. Inside Story में आज सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें Lemon News. As far as we are concerned, we'll of course be back with you again tomorrow. And tomorrow again we are going to be talking about the elections as to what is really happening over here. लेकिन नरेंद्र वर्मा जी ने जो कहा वो आप जरा ध्यान से सुन लें और उसके बारे में दोबारा ध्यान दें. पहली बार यहां पर यह एडमिट किया गया है कि अंदरूनी बातचीत चल रही है एनसीपी में भी, और उसके पहले कांग्रेस की भी आपने बात सुनी. भाई जगताप जी ने भी यही बात बोली कि कांग्रेस में और एनसीपी में दोनों में यह बात चल रही है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इकट्ठा करके किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर को रोका जाएगा. दैट्स व्हाट वाज सेड राइट हियर, एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, राइट हियर ऑन दिस शो. वी लीव यू with the headlines from Mumbai and Maharashtra. As far as we are concerned, we'll of course be back over here tomorrow at the same time. Till then, bye-bye. कोल्हापुर में बोले शरद पवार, एनसीपी कांग्रेस एक बार फिर मिलकर लड़ेंगी चुनाव. चर्चा के बाद होगी प्रत्याशियों की घोषणा. नवनिर्दलीय विधायक हुए एनसीपी में शामिल. पवार ने कहा एक बार फिर बनेगी अघाड़ी सरकार. भाईंदर में कार्यक्रम के दौरान बोले भाजपा नेता विनोद तावड़े. कहा युति की सरकार बनी तो पवार को भेजेंगे जेल. मोदी के गढ़ गुजरात में भी मोदी लहर पस्त. उपचुनाव में मोदीगढ़, दीसा और मंगरौल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत. गढ़चिरौली पुलिस को मिली कामयाबी. जेठूराम दुर्वा नाम को नक्सलवादी को किया गिरफ्तार. दुर्वा पर था 16 लाख का इनाम.